गुज़िश्ता 3 सालों में हुकूमती कारकर्दगी, वैसे तो इसको समअप किया जाए तो बहुत बड़ा वक्त चाहिए, तवील वक्त चाहिए, लेकिन आप जामे अंदाज में कैसे डिफाइन करेंगे डॉक्टर साहब? देखिए 80 से 85% पाकिस्तानी ऐसे हैं जब उनसे कारकर्दगी के बारे में पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हमारे मेन कंसर्न जो है वो महंगाई के हवाले से है और वो रोज़गार के हवाले से है। तो बहुत बड़ी जो अक्सरियत है पाकिस्तानियों की, उनके इशू रियली इकोनॉमिक नेचर के हैं, माशी नेचर के हैं, और वो यही कि बताते हैं कि महंगाई के हवाले से हम हुकूमती कारकर्दगी जो है वो जानते हैं और बेरोज़गारी या रोज़गार के हवाले से जानते हैं। 3 साल आपने जिक्र किया, 3 साल हो गए हैं। अब कामयाब रियासत चलाने के लिए एक इस्टेब्लिश्ड आप समझिए कि मंसूबा होता है, एक ख़ास तरीका इस्टेब्लिश हो चुका हुआ है। उसमें होता यह है कि तकरीबन 3 या 4 फेजेस होते हैं। पहले फेज़ में हुकूमत जो है वो एक टीम तश्कील देती है, फिर कई महीने लगते हैं वो टीम बैठ के जो है वो मंसूबा बंदी करती है, फिर कई महीने लगते हैं उन मंसूबों के ऊपर जो है वो अमल दरामद होता है, और फिर चौथे फेज़ में जाके कई नताइज सामने आते हैं। अब यहाँ पे 3 साल गुजर गए हैं, आप समझिए कि तकरीबन 60% वक्त जो है पीटीआई हुकूमत का वो गुजर चुका है। लेकिन ख़ास तौर पे जो माशी हमारे इदारे हैं, जो वजारतें हैं, उनमें अभी तक जो है वो टीम तश्कील दी जा रही है, यानी कि अभी तक फेज़ 1 हो रहा है। आपने देखा कि 7 तो तकरीबन एफबीआर चेयरमैन जो हैं वो बदली हो चुके हैं, 4 हमारे वजीर ख़जाना जो हैं वो बदली हो चुके हैं। तो अभी वो टीम तश्कील दी जा रही है। खुदा करे कि ये टीम जो है अब जो बन गई है वो बैठे और मंसूबा बंदी करे, उसमें कई महीने लगेंगे, उसके बाद फिर उन मंसूबों के ऊपर अमल दरामद होने पे कई महीने लगेंगे। तो नताइज जो हैं वो आप समझिए कि मुझे खदशा है कि अगले 2 सालों में किसी किस्म के नताइज जो है वो सामने नहीं आ पाए। राइट डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि किन इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत ज़्यादा है? क्विकली अगर आप बयान कर सकें तो। देखिए, मैं समझता हूँ कि 2018 में जो पीटीआई का मंशूर आया था, मैंने बाकी सब बड़ी जमातों के भी मंशूर पढ़े थे। वो बड़ा ही मैं कहता हूँ कि खूबसूरत डॉक्यूमेंट था, बहुत ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट किया गया था। उसमें पाकिस्तान के जो बड़े बड़े फ्लॉज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कमज़ोरियाँ हैं, उनको बड़ा वाज़ेह तरीके से लिखा गया था। और न सिर्फ कमज़ोरियाँ सामने लिखी गई थी, उनके जो सॉल्यूशंस हैं, उनके जो हल हैं, वो भी उस मंशूर में लिखे गए थे। इस हवाले से पीटीआई का जो मंशूर था, मैं समझता हूँ सारी बड़ी पार्टी से सुपीरियर था, बहुत बेहतर था। लेकिन बदकिस्मती से उसमें जो कुछ सॉल्यूशंस बताए गए थे, जो हल बताए गए थे, उस पे हुकूमत अमल दरामद करने में कामयाब नहीं रही। उसमें जो हल बताए गए थे वो रिफॉर्म्स, इस्लाहात के हवाले से थे। वो मुझे याद है कि 60 या 61 सफ़हात पे मुश्तमिल है वो डॉक्यूमेंट। मैं समझता हूँ सबको वो पढ़ना चाहिए। उसमें तकरीबन 4 दर्जन मरतबा रिफॉर्म का लफ्ज़ जो है, इस्लाहात का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया गया है। वहाँ कहा गया था कि एफबीआर के अंदर इस्लाहात लाई जाएंगी, पुलिस के निज़ाम के अंदर इस्लाहात लाई जाएंगी, सिविल सर्विस पे इस्लाहात लाई जाएंगी, अदलिया के अंदर इस्लाहात लाई जाएंगी। तो इस्लाहात किसी भी शोबे में नज़र नहीं आती, जबकि मंशूर में वादा किया गया था। और फिर आप समझिए कि मैं समझता हूँ कि पीटीआई को बिल्कुल पता था कि क्या कमज़ोरियाँ हैं और उनके हल भी मालूम थे, लेकिन उनके ऊपर अमल दरामद नहीं हो पाया। राइट फ़ारूक सलीम साहब हमारे रहिएगा। जो स्टूडियोज़ में मौजूद गेस्ट पैनलिस्ट हैं उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अनवारुल हक काकड़ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अफजल खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काकड़ साहब, बतौर कोalition पार्टनर ऑफ द गवर्नमेंट, आपको लगता है कि जो बातें डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ने कही हैं, ख़ास तौर पर इस्लाहात के हवाले से, उनके ऊपर काम नहीं हुआ ठीक से? बहुत शुक्रिया। देखिए, इस हद तक तो बात दुरुस्त है, जैसे उन्होंने ख़ुद भी कहा कि पीटीआई के मैनिफेस्टो में ये रिफ्लेक्ट हुआ था कि रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है। एरियाज़ करेक्टली आइडेंटिफाई हुए थे, एफबीआर, पुलिस रिफॉर्म, सिविल सर्विस स्ट्रक्चर रिफॉर्म, जुडिशल रिफॉर्म। अब इशू ये है कि ये बड़े मैच्योर और प्रोफाउंड थिंकर के तौर पर प्रेजेंट होते हैं मीडिया में। जी। रिफॉर्म दुनिया में कहीं पर भी जो है ना, वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस का नाम है। रिफॉर्म जो है ना, वो इंस्टेंटली गूगल सर्च के नतीजे में जो
वर्ड की डेफिनेशन आती है, उसका नाम नहीं है कि आप रिफॉर्म टाइप करेंगे और एक आपको आंसर जो है वो आ जाएगा। ये एक रियल टाइम के अंदर प्रोसेस है और प्रोसेस जो है टाइम कंज्यूमिंग। क्या 2 साल या 3 साल इन रिफॉर्म्स के लिए काफ़ी हैं? मेरे ख्याल में इंतहाई नाकाफ़ी हैं। एक सस्टेनेबल प्रोसेस को इंश्योर करने के लिए एटलीस्ट यू रिक्वायर अ डेकेड फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, जहाँ पे स्ट्रक्चरल फ्लॉज इतने इंट्रेंच्ड हुए थे और ड्यू टू वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट। क्या इससे कबल किसी हुकूमत को ये नहीं पता था कि एफबीआर में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की रिक्वायरमेंट है? क्या उनको पता नहीं था कि हमारा जो टैक्समैन है वो टैक्स कलेक्शन के बजाय टैक्स एवेजन का फैसिलिटेटर है? क्या इनको पता नहीं था कि हमारे यहाँ जो थाने का कल्चर है, ये कोई पीटीआई की जिम्मेदारी थी? नहीं थी। पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग ओन करते हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, जो जिसको कंट्रीब्यूट करता है इन टर्म्स ऑफ। आप बड़ी इंटेलेक्चुअल बात कर रहे हैं और मैं एग्री करता हूँ आपकी इस बात से कि रिफॉर्म्स पहले से होने चाहिए थे, नहीं हुए, 10 साल का प्रोसेस है। लेकिन इन 3 सालों में भी जो चीज़ होती हुई नज़र आनी चाहिए, आप बतौर गवर्नमेंट एलाय ये तो बता सकते हैं ना कि 3 सालों के अंदर जो चीज़ होनी चाहिए वो होती हुई नज़र तो आए। रिफॉर्म्स इस बात का नाम तो नहीं है कि आप 3 साल के अंदर 6 आईजी बदल दें पंजाब के और 7वां लगा दें। ये रिफॉर्म्स तो नहीं है। मैं आपको दोबारा एक अर्ज कर दूँ, एक तो ये डिस्क्रिप्शन है इलेक्टेड गवर्नमेंट की कि वो 1 साल के अंदर 8 आईजी तब्दील कर दे, 18 आईजी तब्दील कर दे, 28 आईजी तब्दील कर दे। ये अजीब सा आर्गूमेंट है। ये एक अजीब आर्गूमेंट है कि जिस हुकूमत के पास इख्तियार है उसको तब्दील करने का, सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि जी उसने क्यों अपने इख्तियार का इस्तेमाल किया। कोई भी चीफ एग्जीक्यूटिव अगर समझता है कि वहाँ पे परफॉर्मेंस दुरुस्त नहीं है तो वो उस टेन्योर को कर्टेल कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन कोई टेन्योर बेस्ड अपॉइंटमेंट अभी तक सिविल सर्विसेज में या पुलिस सर्विसेज में लेकर नहीं आई है। अगर कोई ऐसा कानून मौजूद होता फिर तो वो एक गलत अमल था। जब तक वो कानून की एब्सेंस है, मौजूद नहीं है, ये डिस्क्रेशन है प्राइम मिनिस्टर का, चीफ मिनिस्टर का कंसर्न। अगर वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है और वो समझते हैं कि उस टीम को तब्दील करना चाहिए तो वो कर सकते हैं। इसमें कोई मेरे ख्याल में This could be unsatisfactory as well as it shows confusion on part of the government as well. मैं आपको अर्ज करता हूँ वो इसलिए नहीं है। देखिए कन्फ्यूजन, क्या इससे पहले तब्दीलियाँ नहीं होती थी? क्या इससे पहले चीफ सेक्रेटरीज नहीं तब्दील होते थे? आईजी पुलिस नहीं तब्दील होते थे? ये एक रूटीन की चीज़ है। इस मरतबा इस रूटीन की चीज़ की ओवर प्रोजेक्शन हो रही है। मैं समझता हूँ कि ये लीडरशिप को रिफ्लेक्ट करती है कि जब आप अपने अंडर कमांड के साथ सेटिस्फाई ना हो तो आप ये जुर्रत और फैसला साजी का मुजाहरा कर सकें कि उसको किसी वक्त भी हटाया जा सकता है। मैं ज़रा अफजल खान साहब को शामिल गुफ्तगू करता हूँ। अफजल खान साहब, आपकी बड़ी गहरी नज़र होती है ख़ासतौर पर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के मामलात के ऊपर। ये जो कानूनी तरमीम की बात हो रही है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर और पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होने जा रहा है, इसके ऊपर मुसलसल बात चल रही है कि हम कानूनी तरमीम करा लेंगे, आइनी तरमीम तो हमसे होनी नहीं है क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, जाहिर सी बात है। तो ये कितना ऑब्जेक्टिव हो सकता है और इसको किस अंदाज से हुकूमत टैकल कर सकती है अगर करना चाहे तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली हुकूमत को चाहिए कि वो लेजिस्लेशन करे और ऑफेंसिव डिफेंस करे। अभी तक जो उसकी पॉलिसीज़ हैं वो बड़ी स्लो गोइंग है। काकड़ साहब हमारे पठान भाई हैं लेकिन इतने प्यारे और मध्यम पठान मैंने कम देखे हैं। स्लो गोइंग को पश्तो में क्या कहते हैं ये भी बता दें ज़रा, हमें हमारे भी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा सख्त हो रही है गुफ्तगू। बात यह है कि हम दोनों भाई हैं, हम दोनों एक मकसद अचीव करना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि इसको अचीव करने का तरीका रेडिकल रिफॉर्म्स हैं, इसलिए कि सिस्टम में इतनी करप्शन हुई है और इतने करप्ट लोगों को लाया गया है, अपने अपने लोगों को हर जगह पे प्लांट किया गया है। मैं कहता हूँ हर जगह पे। अच्छा, वो फिर ना पाकिस्तान के वफादार हैं, ना आइन के ताबेदार हैं और ना आवाम के लिए कुछ करते हैं। तो अब उनको आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन चाहिए। अब जैसे आपने ये बात की, अब लेजिस्लेशन हो रही है, उस लेजिस्लेशन में सिर्फ ईवीएम की तो ज़रूरत है। और ईवीएम आज नहीं 10 साल पहले हमने इसको टेस्टेड, ट्राइड एंड टेस्टेड, और उसको यूएनडीपी के साथ हमने बहुत से हलकों में अपने जो पेपर ट्रेल के साथ साथ ये भी लगाते थे कि देखें कि बहुत से ममालिक ने इसको रिफ्यूज़ भी किया। बहुत कम ममालिक हैं।
अगर आप डेमोक्रेटिक वर्ल्ड देख लें, बिला न्यूजीलैंड, हॉलैंड, यार मैं आपको refuse कर चुके। जितनी डेमोक्रेटिक पॉपुलेशन है उसका 10% भी नहीं है ये ममालिक, और डिफ्यूज नहीं किया उन्होंने, उनको ज़रूरत ही नहीं है। यही पेपर वाला भी ठीक है, लेकिन वहाँ पे बिकने वाले लोग और ख़रीदने वाले लोग नहीं हैं। यहाँ पे तो एक तरफ इंतहाई गुर्बत है, दूसरी तरफ इंतहाई अमीर ब्लैक मनी वाले लोग जो अपनी क्राइम्स को, देखो कल दादू की एक अदालत ने बहुत ज़बरदस्त फैसला किया, अल्लाह ताला उस सेशन जज को दुनिया और आखिरत में उसकी सरफराजी करे। उसके दादा को, चचा को और बाप को कत्ल किया सिटिंग एमपीएस ने, वो सिटिंग एमपीए और उमर रुबाब की बात कर रहे हैं। हाँ, उमर रुबाब की बात यह है कि ये आपका सिस्टम है कि इसमें करप्ट लोग आते हैं, और ये इसलिए आते हैं कि ये इनके पास ये कार्ड हो और उसकी प्रोटेक्शन लेके फिर वो अपने इलाके के डॉन बने। नहीं, हमारा तो सिस्टम बना ही करप्ट मॉडल के ऊपर है। मसला सारा ये है, एंट्री तो किसी ऐसे बंदे को मिलती नहीं है जिसके पास पैसा ना हो, टिकट तक नहीं मिलता, पार्टी टिकट तक नहीं जारी होते। बात यह है सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से तो आप नहीं मामला सेटल करने जा रहे हैं ना। इलेक्टोरल रिफॉर्म सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तो नहीं है अफजल साहब। बात यह है कि कहीं से तो आपने इब्तिदा करनी है ना। अगर 1000 मील का भी सफर है तो पहला कदम तो आपने लेना है। कराची जाना है तो आपने उसकी तरफ मुंह करके कदम तो उठाना है। बात यह है कि ये ईवीएम के साथ साथ मैं कहता हूँ कि वहाँ पे ऐसी लेजिस्लेशन की जाए। देखिए, हमारे लेजिस्लेशन की, हमारी जो इस वक्त के सिस्टम की खराबी है, जैसे अभी जो हुई है कि जी अगर आप 60 दिन के अंदर अंदर वो नहीं उठाते तो फिर आप यू विल लूज द सीट। ये आइन में पहले से लिखा हुआ है, अगर आप उसको इस्तेमाल करना चाहें। कहाँ लिखा हुआ है? आइन में लिखा है कि कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी बगैर नुमाइंदे के नहीं रह सकती, इवन इन द डेथ केस ऑफ द कैंडिडेट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव। तो अगर डेथ में भी 60 दिन के बाद 61वें दिन उसका वो आएगा, दोबारा री इलेक्शन आएगा, तो यहाँ पे जो लोग 2-2, 3-3 साल नहीं जाते, तो क्या ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं कि उनको बुलाएं कि भाई अगर आपने नुमाइंदगी करनी है तो आप हल्फ उठा लें, अगर आपने नुमाइंदगी नहीं करनी तो हम इसको वॉइड करार देते हैं, हम दोबारा री इलेक्शन, वो उसी वक्त उसने जाके उठा लेना था या छोड़ देना था। बात यह है कि ये कुछ चीज़ें बिटवीन द लाइन होती हैं, वो जो कहते हैं इन लेटर एंड स्पिरिट ऑफ द लॉ। और दूसरा ये कि देखो, इलेक्शन कमीशन का फर्ज है कि फ्री, फेयर एंड अकॉर्डिंग टू लॉ, और लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाती है। पार्लियामेंट बनाती है। इसके ऊपर मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आप दोनों से पूछना है। एक ब्रेक ले लेता हूँ आपकी जगह से, एक ब्रेक लेता हूँ। जब मैं वापस आऊँगा तो सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी हुकूमती सिटिंग मिनिस्टर अगर ये कहता है कि ऐसे इलेक्शन कमीशन को आग लगा देनी चाहिए, तो वो कितना प्रोवोकिंग है, कितना प्रोवोक करने वाली बात है। उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन किस तरह का एक्शन ले सकता है और अखलाकी तौर पर कितनी गलत बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।